Friends, again you are most welcome to our YouTube channel Bayan Legal Awareness. In this video we are going to discuss a very important section of Indian Evidence Act. It is section 6 of Indian Evidence Act 1872. This section is based on doctrine of res geste. तो फ्रेंड्स, आज हम जो सेक्शन देखने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस का एक्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा था कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 5, जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 5 को हम कहते हैं फाउंडेशन ऑफ एविडेंस एक्ट। तो यदि हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं उसके बाद यदि कोई और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 6, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, ये इसकी हेडिंग है और ये सेक्शन रेस जेस्टे के सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस जेस्टे का सिद्धांत क्या होता है। रेस जेस्टे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस जेस्टे शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसे कथन या कार्य जो किसी समव्यवहार के साथ हुए हैं। मतलब इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स द थिंग्स सेड और डन इन कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन के अंदर कोई अपराध आ सकता है, कोई संविदा आ सकती है और उसके करने में कोई भी कार्य किया गया, किसी संविदा को करने में या किसी अपराध को करने में या उसके संबंध में या उसके ट्रांजैक्शन में कोई कार्य किया गया या कोई कथन किया गया, तो इसी को कहते हैं रेस जेस्टे। ये शॉर्ट में हमने समझ लिया कि रेस जेस्टे शब्द का अर्थ क्या होता है। मतलब ऐसे कथन या कार्य जो किसी समव्यवहार के साथ हुए हों। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर समव्यवहार का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन दिस सेक्शन। तो इसीलिए हम आपको पूरा इस सेक्शन को खोल के समझाएंगे कि ये सेक्शन क्या है। तो समव्यवहार का अर्थ क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ जो ट्रांजैक्शन समव्यवहार की बात की गई है उसका मीनिंग है, उसका उससे तात्पर्य है कि समव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूहों को कहते हैं। समव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूहों को कहते हैं जो दूसरे से इतने जुड़े रहते हैं, दूसरों से इस प्रकार इतने जुड़े होते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है, जैसे कि अपराध या संविदा। उन्हें अपराध या संविदा का नाम दिया जा सकता है, ये इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर समव्यवहार क्या है? समव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूह को कहते हैं। तो एक समव्यवहार जब होता है तो उसके अंतर्गत कई सारे तथ्य होते हैं, काफ़ी सारे तथ्य होते हैं, तब जाके वो समव्यवहार बनता है। और यहाँ पर जो तथ्य होने चाहिए वो तथ्य ऐसे होने चाहिए जिनसे समव्यवहार बना है, वो तथ्य ऐसे होने चाहिए कि वो एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हों, एक दूसरे से इतने जुड़े हों कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है। जैसे कि कोई अपराध का नाम दिया जा सकता है या फिर उसे संविदा का नाम दिया जा सकता है। हमने ये देखा कि यहाँ पर इस सेक्शन में समव्यवहार ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, इससे तात्पर्य क्या है। तो समव्यवहार को हमने समझ लिया कि इस समव्यवहार के अंतर्गत कई सारे तथ्य होते हैं और तथ्य भी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इतने जुड़े होते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है। तो जैसे कि मर्डर हो सकता है या संविदा हो सकती है या कोई भी अपराध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने समव्यवहार को समझ लिया। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 की लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज इसकी क्या दी गई है बियर एक्ट में, वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 6 की जो हेडिंग है वो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। तो यहाँ पर ऐसे तथ्यों की सुसंगति के बारे में, ऐसे फैक्ट्स की रेलिवेंसी के बारे में बात की गई है जो कि एक ही समव्यवहार के भाग हैं, जो कि एक ही समव्यवहार के भाग
होने के एक ही समव्यवहार के भाग हैं। तो फ्रेंड्स ये है इसकी हेडिंग, और इसके अंदर कहा गया है फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, ऐसे तथ्य जो विवादक नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू, बट क्या है वो सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू, पर वो विवादक तथ्यों से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए विवादक तथ्य क्या होते हैं। तो विवादक तथ्य सेक्शन 5 में इन्हें रेलिवेंट माना गया है, और विवादक तथ्य जो होते हैं वो हमने सेक्शन 5 में देखा। विवादक तथ्य होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ तो उसमें विवादक तथ्य हो सकते हैं। क्या ए ने बी का मर्डर किया, और ए ने जब बी का मर्डर किया तो ए की जो मेंटल स्थिति थी वो ऐसी थी, वो जो कर रहा था वो उसके अपराध की प्रकृति को समझने में असमर्थ था, बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्योंकि वो अनसाउंडनेस था, इसलिए वो नहीं जानता था कि मैं जब मर्डर कर रहा हूँ क्या ये मर्डर होता है। तो ये विवादक तथ्य हो सकते हैं, उसकी अनसाउंडनेस विवादक तथ्य हो सकती है। ए ने बी का मर्डर किया, ये विवादक तथ्य हो सकता है। तो अलग अलग अपराधों में, जैसे चोरी के अपराध में क्या वस्तु पोजेशन में थी, ए के पोजेशन में थी, या उसे मूव किया गया था, तो ये सब विवादक तथ्य होते हैं। जब कोई केस चलता है तो उसमें ये विवादक तथ्य होते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के तथ्य विवादक तथ्य होते हैं जिन पे दोनों पार्टियों में विवाद के बिंदु होते हैं। दोनों पार्टियों में विवाद के बिंदु होते हैं। एक पार्टी उन्हें नकारती है, एक पार्टी कहती है कि ऐसा तथ्य एग्जिस्टेंस में है, तो इन्हें कहते हैं फैक्ट इन इशू। तो यहाँ पर बात की गई है फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू, ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्य नहीं है बट विवादक तथ्य से वो इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, आर रेलिवेंट, तो वो सुसंगत हैं, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड द प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम और एंड डिफरेंट प्लेसेस। तो ये कभी भी घटित हो सकते हैं, ऐसे तथ्य हैं। वो घटना के समय या तो ये ऐसे तथ्य कब घटित हो सकते हैं, चाहे वे उसी समय या उसी स्थान पर जब ये घटना हुई थी उसी समय या उसी स्थान पर घटित हो सकते हैं, या फिर विभिन्न समय या स्थानों पर घटित हो सकते हैं। तो ये कभी भी घटित हो सकते हैं। तो बट ये क्या होने चाहिए, एक ही समव्यवहार के भाग होने चाहिए, एक दूसरे से इतने जुड़े होने चाहिए कि वो एक ही समव्यवहार का भाग बनाते हैं, और जिन्हें कि हम एक ही नाम दे सकते हैं, जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, इस तरह का हम एक ही नाम दे सकते हैं। तो इसमें जो सेक्शन 6 में ऐसे तथ्यों की रेलिवेंसी के बारे में बात की गई है जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है, जो विवादक तथ्य नहीं है, फिर भी वो विवादक तथ्यों से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे सुसंगत हैं, वो चाहे कभी भी हुए हों और किसी भी स्थान पर हुए हों। तो ये है सेक्शन 6। तो फ्रेंड्स हम रेस जस्टिस के सिद्धांत को एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि ए, बी और सी, जो कि तीनों अलग अलग शहर में रहते हैं, ए फ्रॉम दिल्ली, बी इज फ्रॉम आगरा एंड सी इज फ्रॉम मुंबई, तीनों अलग अलग सिटी के रहने वाले हैं, और तीनों व्यक्ति डी व्यक्ति का मर्डर करने का प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ए व्यक्ति होता है यहाँ पर वो मर्डर करने के लिए पैसे का इंतज़ाम करता है, और बी व्यक्ति यहाँ पर पिस्टल का इंतज़ाम करता है जिससे कि मर्डर किया जाए, और सी व्यक्ति कहता है कि मैं डी व्यक्ति को मारूंगा। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ये पूरी घटना, क्योंकि यहाँ पर जो मर्डर किन किन तथ्यों से मिलके बना था, यहाँ पर आप समव्यवहार की परिभाषा भी समझ सकते हैं, ट्रांजैक्शन की परिभाषा भी समझ सकते हैं कि मर्डर क्या है, पूरा एक ट्रांजैक्शन है, और इसके अंतर्गत ट्रांजैक्शन के अंतर जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर बना है वो इन सभी कार्यों से, इन सभी तथ्यों से, जो कि ए ने पैसा प्रोवाइड कराया
बी ने पिस्टल प्रोवाइड की और सी ने मर्डर किया। तो ये सब एक ही समव्यवहार के भाग हैं, तो इसी को कहते हैं एक ही समव्यवहार का भाग। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं सेक्शन 6 अर्थात रेस जस्टिस से रिलेटेड कुछ वेरी इम्पोर्टेंट केसेस। ये केसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन केसेसों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इनके जज तक इनके जो जज हैं, जस्टिस हैं इस केस में जो रिलेटेड, उनके डायरेक्ट नेम भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो पहला केस है वो आर वर्सेस वीडिंगफील्ड का है, जिसकी काफ़ी आलोचना की गई है। दुनिया भर के जो विद्वान हैं, जस्टिस हैं, उनके द्वारा, प्रोफेसरों के द्वारा इस केस की आलोचना भी की गई है। तो आलोचना क्यों की गई है वो भी हम देखेंगे। तो ये इस केस में क्या होता है, वन वुमेन whose neck was cut suddenly came out from the house and told her aunt, "Oh aunt, see what Widdingfield has done to me." तो इस केस में क्या होता है कि एक औरत होती है जिसकी की गर्दन कटी होती है और वो अचानक से घर से बाहर निकलती है और वो बोलती है, चिल्लाती है कि आंट देखिए, ओ आंटी जी देखिए। उसकी जो चाची होती हैं उनसे कहती है, ओ आंट देखिए, वॉट वीडिंगफील्ड हैज़ डन टू मी। वीडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया है। वो कहती है वीडिंगफील्ड ने देखिए मेरे साथ क्या किया है, मतलब कि वीडिंगफील्ड ने मेरी हत्या की है। इस तरीके के वो शब्द इशारों में कहती है, देखिए कि वीडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया है। उसका मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि वीडिंगफील्ड ने ही मेरी गर्दन काटी है। तो वो इस तरीके से कहती है, वॉट वीडिंगफील्ड हैज़ डन टू मी सी आंट। तो यहाँ पर जो इसमें इस केस में जो जस्टिस थे वो थे कॉकबर्न। तो इन्होंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को, क्योंकि इसमें जो वुमेन की थी बाद में मृत्यु हो गई, उसकी गर्दन कटने के कारण बाद में मृत्यु हो गई। तो उन्होंने यहाँ पर इसमें जो द वर्ड सो अटर्ड वर एक्सक्लूडेड बाय द जस्टिस कॉकबर्न आइदर एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो उन्होंने जो ये शब्द कहे गए थे कि आंटी देखिए कि वीडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया है, देखिए आंटी जी, तो इस शब्द को उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना, जो सेक्शन 32 में दिया गया है इंडियन एविडेंस के 32 फर्स्ट सब सेक्शन फर्स्ट में दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना। क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा बिकॉज सी वॉज नॉट इन फियर ऑफ द डेथ। तो उन्होंने जो तथ्य देखे थे उनके आधार पर उन्हें ऐसा लगा कि वो मरने वो उसने जो शब्द कहे थे वो अपने मरने के फियर में, उसके मरने के डर के कारण नहीं किए। वो जिस समय उसने ये शब्द कहे थे उसकी स्थिति ये नहीं थी कि उसे मरने का भय था, उसे ये पता था कि वो मरने वाली है, ऐसा नहीं था। तो ये जस्टिस कॉकबर्न ने कहा कि जिस समय ये शब्द कहे थे उस समय उस लेडी को ये नहीं पता, उस वूमेन को ये नहीं पता था कि वो मरने वाली है। और एज रेस जस्टे, तो उन्होंने उसे रेस जस्टे मानने से मना कर दिया, डाइंग डिक्लेरेशन मानने से मना कर दिया। बिकॉज ही ऑब्जर्व, उन्होंने इसमें केस में कहा, ही ऑब्जर्व्ड किया, he observed that it was not the part of the same transaction and was not admitted as part of res gestae। उन्होंने कहा कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल वे में नहीं निकला था। उसकी गर्दन कटी थी तो तुरंत उसे ऐसा फियर भी नहीं था कि वो मरने वाली है, तो ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं था, उन्होंने ऐसा कहा। एंड वाज नॉट एडमिटेड एज द पार्ट ऑफ द रेस जेस्टा, इसलिए ये रेस जेस्टे के और डाइंग डिक्लेरेशन से के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसकी जो आलोचना हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि अगर इंडिया में हुआ होता तो इंडिया में जो सेक्शन 32 है, 32 में जो सेक्शन फर्स्ट में बताया गया है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, उसमें व्यक्ति जब मरने वाला है उसे चाहे पता हो या नहीं पता हो कि मैं मरने वाला हूँ और उसने अपनी मृत्यु के बारे में कुछ बताया है कि मेरी पी ने मृत्यु की, मुझे जहर दे के मारा गया, और व्यक्ति को ये ऐसा लगता, ऐसा पूरा फेयर नहीं है, उसे ऐसा डर भी नहीं है कि
मैं मरने वाला हूँ, और उसके बाद वो मर जाता है, उसे फियर भी नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, तो भी वो ऐसा स्टेटमेंट दे के मर जाता है, तो इंडियन कानून में उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में उसे डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाता है। ये अंतर है। इंडिया में अगर कोई व्यक्ति चाहे वो मृत्यु से पहले कुछ भी बोल देता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और वो उस मृत्यु के संबंध में ही उसने कुछ बोला था और उसके बाद मृत्यु हो जाती है, चाहे उसे पता हो या नहीं पता हो कि मेरी इस स्टेटमेंट के बाद मेरी मृत्यु होगी या नहीं होगी, तो वहाँ पर वो रेलिवेंट माना जाता है 32(1) के अंतर्गत। लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ में व्यक्ति को अपनी मृत्यु की प्रत्याशा होनी चाहिए, उसे लगना चाहिए कि मेरी मृत्यु होने वाली है ऐसे, और उसी समय उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया हो अपनी मृत्यु के संबंध में कि बी ने मेरी मृत्यु की है, कि ऐसा ऐसा जो भी है वो कथन किया हो। तो यहाँ पर इसी कारण यहाँ पर इस केस की आलोचना की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। ये है रतन वर्सेस क्वीन। ये रेस जस्टिस के सिद्धांत को समझने के लिए ये केस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस केस के, रतन वर्सेस क्वीन केस के जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं। दीज आर द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इसमें एक औरत होती है जो शादीशुदा होती है, पत्नी होती है, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। उसकी अचानक गोली लगने से, बंदूक की गोली लगने से उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पर उसने, जब उसकी मृत्यु कारित हुई बंदूक की गोली से, तो उसकी अपनी मृत्यु के ठीक पहले, उसने अपनी मृत्यु के ठीक पहले पुलिस को कॉल किया था और पुलिस से मदद मांगी थी और कहा था आई नीड टू हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। और अचानक बस इतना कहने पर ही फ़ोन कट गया था। और यहाँ पर उसके पति एक्यूज्ड था, और पति का ये कहना था कि बंदूक अचानक ऑटोमेटेड बंदूक चल गई, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, और अचानक ऑटोमेटेड बंदूक चल गई। तो यहाँ पर जो जज का ये कहना था कि जो उस पत्नी ने ये कहा था कि आई नीड टू हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर उस पत्नी को कैसे मालूम था कि मैं मरने वाली हूँ? जस्टिस ने ये सवाल उठाया कि पत्नी को ये कैसे पता था कि वो मरने वाली है। तो यहाँ पर उसने जो शब्द कहे थे उसे सेम ट्रांजैक्शन, एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन ऑफ द मर्डर का उसे एक सेम ट्रांजैक्शन माना गया, और यहाँ पर उसे डेथ के लिए पनिश्ड किया गया। तो यहाँ पर उसने जो शब्द कहे थे और उसके बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर ये सब सिद्ध हो रहा है, सेम ट्रांजैक्शन के कारण ये सब सिद्ध हो रहा है कि जो बंदूक चली थी वो ऑटोमेटेड नहीं चली थी, वो जानबूझकर इंटेंशनल पति द्वारा चलाई गई थी, अपनी पत्नी को मारने के लिए चलाई गई थी। तो ये सब यहाँ पर सेम बिकॉज ऑफ द रेस जस्टिस के सिद्धांत के आधार पर ही ये केस डिसाइड हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। ये है रतन वर्सेस क्वीन। ये रेस जस्टिस के सिद्धांत को समझने के लिए ये केस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस केस के, रतन वर्सेस क्वीन केस के जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं। दीज आर द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इसमें एक औरत होती है जो शादीशुदा होती है, पत्नी होती है, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। उसकी अचानक गोली लगने से, बंदूक की गोली लगने से उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पर उसने, जब उसकी मृत्यु कारित हुई बंदूक की गोली से, तो उसकी अपनी मृत्यु के ठीक पहले, उसने अपनी मृत्यु के ठीक पहले पुलिस को कॉल किया था और पुलिस से मदद मांगी थी और कहा था आई नीड टू हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। और अचानक बस इतना कहने पर ही फ़ोन कट गया था। और यहाँ पर उसके पति एक्यूज्ड था, और पति का ये कहना था कि बंदूक अचानक ऑटोमेटेड बंदूक चल गई, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, और अचानक ऑटोमेटेड बंदूक चल गई।
तो यहाँ पर जो जज थे, जज का ये कहना था कि जो उस औरत ने, उस पत्नी ने ये कहा था कि आई नीड टू हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर उस पत्नी को कैसे मालूम था कि मैं मरने वाली हूँ? जज ने ये सवाल जस्टिस ने ये सवाल उठाया कि पत्नी को ये कैसे पता था कि वो मरने वाली है। तो यहाँ पर उसने जो शब्द कहे थे उसे सेम ट्रांजैक्शन, एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन ऑफ द मर्डर का उसे एक सेम ट्रांजैक्शन माना गया, उसी सेम ट्रांजैक्शन माना गया और यहाँ पर उसे डेथ के लिए पनिश्ड किया गया। तो यहाँ पर उसने जो शब्द कहे थे और उसके बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ये सब सिद्ध हो रहा है, सेम ट्रांजैक्शन के कारण ये सब सिद्ध हो रहा है कि जो बंदूक चली थी वो ऑटोमेटेड नहीं चली थी, वो जानबूझकर इंटेंशनल पति द्वारा चलाई गई थी, अपनी पत्नी को मारने के लिए चलाई गई थी। तो ये सब यहाँ पर सेम बिकॉज ऑफ द रेस जेस्टे के सिद्धांत के आधार पर ही ये केस डिसाइड हुआ। तो फ्रेंड्स, जो रेस जेस्टे के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात वो है कि रेस जेस्टे इज़ अ एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस। अनुसूरित साक्ष्य का ये एक अपवाद है। तो जो हियरसे एविडेंस होता है वो एविडेंस एक्ट में जनरली वो ग्राह्य नहीं होता है, एडमिसिबल नहीं होता है और रेलिवेंट भी नहीं होता है। लेकिन कुछ स्थितियों में, जैसे कि जिस व्यक्ति ने कथन किया है वो मिल नहीं रहा है, वो मर गया है, डाइंग डिक्लेरेशन की स्थिति में, रेस जेस्टी की स्थिति में, तो रेस जेस्टी की स्थिति में भी वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो इस ऐसी स्थितियों में हियरसे एविडेंस इज रेलिवेंट एंड मे बी एडमिसिबल। तो ऐसी स्थिति में वो साक्ष्य रेलिवेंट भी हो सकता है और ग्राह्य भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स तो इसमें इसके संबंध में केस है आर बनाम फोस्टर का। इसमें एक गवाह होता है जिसने कि एक ट्रैक्टर को जाते हुए तेज़ी से जाते हुए देखता है, लेकिन उसने घटना नहीं देखी। जो इंसिडेंट हुआ था उसने वो घटना नहीं देखी, दुर्घटना नहीं देखी और वो उस व्यक्ति के पास गया जिसका कि एक्सीडेंट हुआ था, उस व्यक्ति के पास गया और उसने उससे जानकारी ली, उसने उसे सब जानकारी बताई। ही गॉट द नॉलेज ऑफ एक्सीडेंट, ही वॉज अलाउड टू गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर उसे अलाउ किया गया, उसका जो उसने जो बताया कोर्ट को कि मैंने जो देखा, मैंने उससे जो जानकारी ली, उसको एडमिशन किया गया। और यहाँ पर ये जो उसने बोला था ये एक हेयरसे एविडेंस था, सुनी सुनाई बात थी, क्योंकि उसने ना एक्सीडेंट देखा था, उसने दूसरे व्यक्ति ने बताया और उसने कोर्ट को बताया। तो यहाँ पर हेयरसे एविडेंस था। तो जनरली तो वो हेयरसे एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। लेकिन इन दिस सिचुएशन एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शंस, क्योंकि यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन का भाग था, इट वाज अ हेयरसे एविडेंस बट इट वाज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, इट वाज अ पार्ट ऑफ रेस जेस्टी, दैट्स वाई इट वाज एडमिसिबल। इसीलिए ये एडमिसिबल था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 रेस जेस्टी, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि रेस जेस्टे का सिद्धांत क्या है। तो रेस जेस्टे में के सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके संबंध में एक और केस है, ये है आर बनाम क्रिस्टाई का। इसमें क्या होता है, एक छोटे लड़के के साथ अशिष्ट आक्रमण किया गया, मतलब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। घटना के थोड़ी देर के बाद लड़के ने अपनी माँ को बताया कि किस व्यक्ति ने उसके साथ ये इस प्रकार का गलत कार्य किया। उसने अपनी माँ को थोड़ी देर बाद बताया। बच्चे ने जो कुछ बताया उसके कथन का साक्ष्य ग्राह्य नहीं किया गया, उसका एडमिसिबल नहीं किया गया उसका कथन। न्यायालय ने इसमें तर्क दिया, कहा कि बच्चे की बात घटना से लेकर परिस्थितियों में तथा समय में इतनी दूरी थी कि
उसके बारे में किसी प्रकार की कल्पना नहीं किया जा सकता कि वो एक ही घटना का भाग है। तो जो ये केस है आर बनाम क्रिस्टा, यहाँ पर इसे रेस जेस्टे का भाग नहीं माना गया था और यहाँ पर उसकी बात को एडमिसिबल नहीं किया गया। तो ये आर बनाम वीडिंगफील्ड की तरह ही है, पर आर बनाम वीडिंगफील्ड की काफ़ी जस्टिस द्वारा आलोचना की गई, लेकिन आर बनाम क्रिस्टल की इतनी आलोचना नहीं हुई। तो यहाँ पर जो तथ्य थे, जो न्यायालय ने तथ्य देके उसका जो ऑब्जर्वेशन किया, वो हम इस केस की 4-5 लाइनों से नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य होंगे जिससे पता चल रहा होगा कि सेम ट्रांजैक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पर कुछ कहानी नकली बनाई जा रही है। इसीलिए इस केस में या आर बनाम वीडिंगफील्ड में ये डिसीजन दिया गया, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो ये क्योंकि इन केसों में पूरी डिटेल नहीं दी गई है, तो जो बुक्स में जो केस दिए गए इनमें डिटेल नहीं दी गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन केसों में जो आर बनाम वीडिंगफील्ड का और ये हमने देखा सेक्सुअल असॉल्ट का, तो इनमें ऐसे तथ्य थे कि वो सेम ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। सेम ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, नेचुरल वे में होना चाहिए। नेचुरल वे में होना चाहिए, जैसे कि व्यक्ति ने हत्या की तो वो घटना के तुरंत बाद वहाँ से भाग गया, अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। उसने क्या किया, उसने चाकू लिया, जिस चाकू से मर्डर किया था उसे जाकर छुपा दिया। तो ये क्या हो रहा है, नेचुरल वे में घटनाएं हो रही हैं। और फैक्टों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनमें कुछ बनावट है, कि ऐसा लग रहा है कि ये सेम ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। तो ये पूरा हमने समझा कि रेस जेस्टे का सिद्धांत क्या होता है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इन चारों केसों का आप मेन क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ मेंस में ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। Our purpose is only to spread legal awareness among the peoples, among the students of law, advocates. Thank you very much.